दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता को इसको सिंधु घाटी क्यों बोला जाता है? लोग इसको हड़प्पा की सभ्यता भी दोस्तों बोलते हैं। इसमें टोटल 4 सभ्यताएं दोस्तों हैं जो सबसे प्राचीन है। तो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों आज हम लोग क्लास 2 देखेंगे, तो क्लास 1 अभी तक जिसने नहीं देखी है वो जाके जरूर वॉच कीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अब यूपी पेट के डेली एक क्लास मिलेगी और जल्द ही आपको 2 क्लास डेली मिलने वाली है। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास 1 में पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदारो और हड़प्पा। आज हम लोग उसके आगे के भाग देखेंगे। तो कालीबंगा दोस्तों क्या है? तो कालीबंगा वर्तमान में दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालीबंगा किस नदी तट के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी तट के किनारे स्थित है। इस स्थल की जो खोज हुई थी वो 1953 ईस्वी में आलम आनंद घोष द्वारा की गई थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और कालीबंगा नामक स्थान से हमें जुते हुए खेत और एक साथ 2 फसलें की बुआई अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही यहाँ पे दोस्तों यहाँ से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल निकासी के साक्ष्य किस सभ्यता में नहीं मिले हैं? तो कालीबंगा में। और जुते हुए खेत तो एक साथ 2 फसलें तो कालीबंगा में। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका दोस्तों आएगा कि यहाँ से बेलनाकार मोहरे, अग्नि देवियाँ और ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों लोथल। लोथल जो है दोस्तों वो आपको यही आपके दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोथल, कालीबंगा और आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बहुत लोगों ने इसमें खोज की है लेकिन सबका अलग अलग मत है इसमें। लोथल जो है दोस्तों वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी तट पर स्थित है। और यह स्थल खंभात की खाड़ी के अंतर्गत अत्यंत निकट है। तो आपकी ये खंभाल की जो खाड़ी है, यहाँ पे खंभात की जो खाड़ी उसके बहुत पास है। आपको ये याद रखना है कि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खंभात की खाड़ी के सबसे निकट कौन सी सभ्यता है? तो लोथल की है। इस स्थल की जो खोज है वो 1957 ईस्वी में श्री S.R. राव द्वारा की गई थी। तो 1957 में श्री S.R. राव के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह स्थल है। तो यही एक स्थल है जिसमें एक प्रमुख बंदरगाह स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल लोथल में एक विशाल गोदी बांडा भी है। तो आपको ये भी याद रखना है। लोथल से धान व बाजरे दोनों के साक्ष्य मिले। यहाँ पे लोथल सभ्यता में दोस्तों धान व बाजरे की खेती होती थी। इस बंदरगाह स्थल में हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निदेवियाँ, शतरंज का खेल। सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शतरंज का खेल किस सभ्यता में मिला था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लोथल। जो भी मैं आपको इसमें दोस्तों रेड हाईलाइटेड किया हूँ वो आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको जल्दी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पे जो आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मिलने वाले हैं। अगला आपका है धौलावीरा। तो धौलावीरा है दोस्तों, धौलावीरा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में स्थित है। तो कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में यह स्थित है। यह सिंधु घाटी, महानहर व मानस नदियों के पास स्थित है। और धौलवीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों के विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में किया। और आपको धौलवीरा में हमें बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंध की उत्कृष्ट थी। तो यहाँ पे कृत्रिम जलाशय के आपको साक्ष्य मिले हैं जो खुद मानव द्वारा बनाए गए हैं। इनके अलावा अन्य स्थलों में राखीगढ़ी और घंगोल, रोपण, कोट दीजी इत्यादि शामिल हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों ये जो आपका नगरीय योजना और विन्यास है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी दोस्तों वो अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती थी। हड़प्पाई सभ्यता इसमें से नगर बसते थे, यानी मोहनजोदारो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगरों से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिनमें अनुमानत उच्च वर्ग के लोग रहते थे। यानी मोहनजोदाड़ो में क्या होता था और हड़प्पा में कि वहाँ भेदभाव था, एक तरीके से कहने का कुछ लोग ऊंची जाति के होते थे तो ऊंचे पे रहते थे और कुछ लोग नीची जाति के तो नीचे रहते थे। और दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, इनमें सामान्य लोग निवास करते थे। और दुर्ग से जो नीचे होते थे वो ईंटों से बने होते थे घर और उसमें लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, यानी कि इसमें एक ग्रिड प्रणाली मौजूद थी जिसके अंतर्गत सड़कें एवं दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो जो भी सड़कें होती थी वो एक दूसरे को दोस्तों समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। अब जली हुई ईंटें प्राप्त हुई थी दोस्तों हमको, जिनका उपयोग हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता की, क्योंकि समकालीन मिस्र मतलब हो गया दोस्तों मिस्री में मकानों के निर्माण के लिए सूक्ष्म ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे सूखी ईंटें और जली हुई ईंटें दोनों ईंटों का यहाँ पे प्रयोग होता था और इसकी खोज भी हुई थी। तो ये हमें मिले थे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। जल निकासी प्रणाली जो थी वो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि हर घर में स्नान घर और आंगन होता था। कालीन बंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। तो बहुत ज़्यादा कुएं पहले नहीं होते थे, बहुत कम कुएं होते थे। और कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलवीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों का विभाजित किए थे। यानी कि धौलवीरा और तुम्हारा लोथल, इन दोनों के सभ्यताओं को बहुत मतलब विभाजन करने के लिए दीवारों का यूज़ किया जाता था कि दीवार बना दी गई थी नगरों का। जैसे कि एक नगर ये है इस साइड तो एक नगर ये है इस साइड, तो दीवारों से घेरा करके ये नगर को बनाते थे। नेक्स्ट आपका दोस्तों आएगा कि सड़क। तो सड़क पर जाने से पहले हम लोग ये और देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि इसके स्थलों के से कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें हुई थी। तो यहाँ पे जो स्थान थे स्थलों से कच्ची और ईंटें दोनों प्राप्त हुई थी, कच्ची और पक्की ईंटें। कच्ची ईंटों का प्रयोग भवनों की चारों तरफ की घेरी हुई दीवारों को बनाने के लिए और सड़कें बनाने के लिए किया जाता था, जबकि पक्की ईंटों का प्रयोग दोस्तों घरों को बनाने के लिए किया जाता था। और इन स्थलों में पाई गई ईंटें 4:2:1 के अनुपात में होती थी। तो ये उनका रेशियो होता था दोस्तों ईंटों का। पहले जो भी हम लोग आज जो कुछ भी हैं दोस्तों वो सब हम लोग पुरानी सभ्यताओं से सीखते चले आ रहे हैं, यानी एक तरीके से हम लोग बोलते हैं पूर्वजों से। बात करते हैं दोस्तों सड़क की। तो पहले कैसे सड़कें हुआ करती थी, जैसा हमने ऊपर जाना कि नगर जो होते हैं वो ग्रिड के अनुरूप बनाए जाते थे। तो जिसमें से जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और घरों के बगल से गुजरती थी। दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर एक मकान यहाँ बना है और एक मकान यहाँ बना है तो समकोण पे सड़क जो होती थी वो काटती थी इस तरह से, और चारों तरफ से सड़कें होती थी इस तरह से। तो इधर से भी सड़क होगी आपकी, इधर से भी सड़क होगी, इधर से भी सड़क होगी, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा दो प्रकार की सड़कें होती थी। पहली मुख्य सड़क जो बड़ी होती लगभग 10 मीटर चौड़ी, तो पहली जो मेन रोड होती थी वो 10 मीटर होती थी और दूसरी जो गलियां होती थी वो 3-3 मीटर 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। जैसा अभी भी हम लोगों में है कि हम लोगों के घरों में जो बाहर गलियां होती हैं वो कम चौड़ी होती है और मेन रोड बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। बात करते हैं कृषि की। तो हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित जो पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पन्न कर देते, यानी गांव में जो जमीन होती थी, प्लावन मैदान का मतलब होता है उपजाऊ जमीन। यहाँ पे दोस्तों गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के भी संकेत हमको मिले हैं, जबकि यहाँ के चावल के उपयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिले, यानी कि बहुत कम मात्रा में चावल देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता
यानी सिंधु सभ्यता में मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की प्रारंभिक खेती की थी, यानी सबसे पहले उन्होंने कपास की खेती की थी। तो आपको याद रखना है कि प्रारंभ में उन्होंने किस खेती की थी, तो कपास की खेती की थी। और मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं, जो पुरातात्विक खुदाई से बैलों के जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं हमको। और हड़प्पा सभ्यता में अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, यानी कि ज़्यादातर जो स्थान है वो थोड़े बहुत सूखे हमको मिले हैं, और जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी, यानी कि वहाँ पे क्या होता था कि पानी की ज़रूरत पड़ती थी। और नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोतोई गई अफगानिस्तान में पाई गई थी। तो सोतोई गई स्थल है वो आपका अफगानिस्तान में पाई गई है, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं है। यहाँ पे आपको पंजाब और सिंध में नहरों का यानी कि पानी का जो स्थल है वो नहरें नहीं पाई गई थी, जबकि अफगानिस्तान में पाई गई थी। आपका हड़प्पाई लोग जो कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने में पशुपालन भी करते थे। तो हड़प्पाई जो लोग थे, हड़प्पा की सभ्यता में लोग पशुपालन बहुत करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक शंखयुक्त टेराकोटा की एक मूर्ति से मिले, यानी कि घोड़े के साक्ष्य मिले और एक मूर्ति मिली। तो ये हमें किसमें मिले थे, मोहनजोदड़ो में। और हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में असर केंद्रित नहीं थी। अर्थव्यवस्था की अगर हम दोस्तों बात करें तो अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय में, तो अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि और वजन और मापन की विधियों के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता था। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप एवं शंख का व्यापार करते थे। तो आपको ये याद रखना है कि पत्थर, धातुओं और सीप, शंख का व्यापार करते थे कौन लोग, हड़प्पाई लोग। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मुद्रा का यूज नहीं होता था, तो धातु मुद्रा का यूज नहीं होता था। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी, तो उनके पास नौवहन भी होते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी। उन्होंने बिजनेस करने के लिए यानी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपनी एक बस्तियां ही स्थापित कर दी थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया के सुगम व्यापार होता था, जहां से इनको एशिया का व्यापार करने में आसानी होती थी। अफराद नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्य संबंध थे। अब यहाँ पे क्या था, उन लोग के हड़प्पा वासियों के बहुत अच्छे संबंध थे। किससे थे, दहजला अफरात नदियों की भूमि, जो उस नदी किनारे रहते थे उनसे इनके अच्छे संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजूली मार्ग से व्यापार करते थे। तो उस समय एक मार्ग था जिसका नाम था लैपिस लाजूली मार्ग। इस मार्ग से हड़प्पाई जो थे वो अपना बिजनेस करते थे, जो संभवतः उच्च लोग की सामाजिक पृष्ठ की संबंधित था। ये दोस्तों आपको सारे साक्ष्य ध्यान में रखने हैं। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि, उनके उपयोग की भली भांति परिचित थे। तो हड़प्पाई जो थे वो कांस्य की वस्तुएं अच्छे से बनाना जानते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुवादन अफगानिस्तान से लाया जाता था। तो उस समय भी दोस्तों तांबा और टिन का ज्ञान इन लोग को होता था। और बुनाई उद्योग में उपयोग किए जाने वाले थप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। ये सारे साक्ष्य हम लोगों को दोस्तों खुदाई में मिले हैं। बड़ी बड़ी ईंटें निर्मित संरचनाओं में राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता था। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि भली भांति जानते थे। यानी हड़प्पाई सभ्यता में बहुत कुछ खोज हो चुकी थी, तो वो नाव बना लेते थे, मकान बना लेते थे, मोहरे बना लेते थे। ये सारी चीज़ें उस समय वो लोग बना लेते थे। और टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पाई सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषताएं थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषण का निर्माण करते थे। तो जो जौहरी थे वो सोने की, चांदी की, कीमती पत्थर की वस्तुओं का निर्माण करते थे। तो उस समय भी दोस्तों सोना चांदी होता था। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि प्रचलन थी। हड़प्पाई वास्तवी स्वयं के विशेष बर्तन की बनाने की विधियां थी और हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। तो उस समय भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे।
बात करते हैं दोस्तों संस्थाएं की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं। तो देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था दोस्तों कि बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं, खोजें तो बहुत हुई हैं और इसी हिसाब से हर जो खोज हुई है हर खोजकर्ता का अपना अपना एक अलग अनुमान है और अलग अलग आपको देखने को सन भी मिलेगा। लेकिन जो खोजें हुई हैं वो कई सारे खोजकर्ताओं को मिलाने के बाद ये मैंने आपको वीडियो बनाया है, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविद तथा शोधकर्ताओं द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। इस परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के राज्य और संस्थानों की प्रकृति समझना काफ़ी कठिन कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो कोई भी आपको अभी तक मंदिर वहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अतः हड़प्पाई सभ्यता में पुजारियों आदि प्रमुख व विद्यमान के नकारा जा सकता है। बहुत लोग कहे हैं कि पुजारी मिले, लेकिन पुजारी अभी तक नहीं मिले हैं क्योंकि मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले। हड़प्पाई सभ्यता अनुमातन व्यापारिक वर्ग में द्वारा प्रशासित की थी। बात करते हैं अगर हम हड़प्पाई सभ्यता की शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखन द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिली कि इनको केंद्र की शक्तियाँ क्या थी। और कुछ पुरातत्वीय की राय में हड़प्पाई सभ्यता में कोई शासन वर्ग नहीं था, समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा होता था। अब यहाँ पे बता रहा दोस्तों कि समान दर्जा था, जबकि पहले बताया गया था कि आपका समान दर्जा नहीं था, कि हड़प्पाई और मोहनजोदाड़ो में कुछ लोग हड़प्पा में जो थे वो ऊपर रहते थे और मोहनजोदाड़ो में लोग नीचे रहते थे। लेकिन सभी के खोजकर्ताओं का अलग अलग मत है। कुछ पुरातत्वों की राय से हड़प्पा में कोई शासन वर्ग मौजूद थे और कुछ हड़प्पाई शासन में करते थे। यानी कुछ का कहना है कि उस समय शासन होता था, कुछ का कहना है कि शासन नहीं होता। बात करते हैं धर्म की। यहाँ तो धर्म कैसा था, तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया था। इसमें एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। तो यह मूर्ति बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रसिद्ध है और इससे सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पाई पृथ्वी की उर्वरता की देवी मानते हैं और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी को मानकर करते थे। तो उस समय लोग पृथ्वी की उर्वरक की देवी और नील नदी की पूजा करते थे और पृथ्वी की पूजा करते थे, कोई मंदिर नहीं होता था। ये आपको ध्यान में रखना है। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंग चित्र पर पाए जाते थे जो योगी की मुद्रा में बैठे थे। तो पुरुष देवता जो उन लोग मानते थे तो उनके मोहरों पर एक 3 श्रृंग यानी 3 सींग वाला चित्र बना था, तो उसको वो लोग अपना देवता मानते थे। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा और सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया था। इसके पैरों के पास 2 हिरण के चित्र थे और चिन्हित भगवान की मूर्ति पशुपतिनाथन महादेव की संज्ञा दी गई थी। इसको जो नाम दिया गया था पशुपतिनाथन महादेव नाम दिया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उनके पत्थरों पर लिंग और स्त्री जनन के चित्रों को पाए गए थे। उनके जो पत्थर थे उनमें लिंग और स्त्री जनन के अंगों के चित्र भी पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष और पशुओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड होता था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अत्यंत मात्रा में ताबीज भी पाए गए थे। तो बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हो गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु इसके पतन का कारण अभी भी विवादित है। यानी कि बहुत लोगों का कहना है कि ये अपने आप हो गई, कुछ लोग कहना है कि किसी ने आक्रमण किया। तो देखते हैं दोस्तों कि इस सिद्धांत का यह कहता है कि इस इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था और उन्हें हरा दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। यानी कि बहुत लोग का कहना है कि आक्रमण के कारण यह समाप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक अन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूवर्गीय यानी जलवायु संबंधी हो सकता है, यानी कि आपका बाढ़ आना हो सकता है या भूकंप आना हो सकता है, बहुत लोगों का ये मानना है। एक अन्य कारण भी यह हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्र में बाढ़ आ गई हो।
यानी कि इनका ये भी कहना है कि नदियों में ज़्यादा पानी आ गया और जिसकी वजह से बाढ़ आ गई हो। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मंद गति से हुआ और निश्चित कारण माना जाता है। यानी कि यही कारण है जिसके कारण माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया। तो दोस्तों आज मैंने आपको यूपी पेट की क्लास 2 कंप्लीट करा दी है। जल्दी आपको क्लास 3 मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विथ डिटेल्स में, क्योंकि आपको मेरे चैनल में हर एक टॉपिक डिटेल में क्लियर होगा। इसके बाद आपको जल्दी क्वेश्चन की सीरीज़ मिलेगी पूरी दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्लास 3 के लिए। आज मैंने आपको क्लास 2 कंप्लीट करा दी है और क्लास 3 आपको जल्दी मिलेगी। और क्लास 1 और क्लास 2 में आपको मैंने इंडियन हिस्ट्री में यानी कि भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट करा दी है। जल्दी आपको क्लास 3 देखने को मिलने वाली और क्लास 3 का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।